नमस्कार दोस्तों, विनय कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल अपन ने चर्चा की थी राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति को उठाने की प्रक्रिया। तो अपन पढ़ रहे थे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उठाया जाता है। अनुच्छेद 61 में इस प्रक्रिया का उल्लेख है। यह एक प्रकार की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, राष्ट्रपति का जो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति पर संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? क्योंकि संसद को यह ज्ञात हो जाए कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति को जब महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है तो उस प्रक्रिया में कौन कौन व्यक्ति भाग लेंगे, और जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तब कौन कौन व्यक्ति भाग लेंगे। तो आप इन दोनों चीज़ों के बीच में जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के तहत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, प्लस दिल्ली और पांडिचेरी जो दो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया चल रही होती है तो उस महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन भाग लेगा? उस महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे और मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ अपनी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में आज अपन डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों की अपन चर्चा करते हैं तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 53। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में मैंने आपको बताया था कि इसमें यह कहा गया है भाई संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी और उनका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो यहाँ पर अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब हो गया मंत्री परिषद के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्यों की परामर्श के आधार पर वो अपना कार्य करेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 53 के तहत यह बात क्लियर हो गई भी संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। इसके अलावा एक भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है 77। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 ये कहता है कि संघ के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, यानी जो भी कार्य संघ सरकार के जो भी कार्य होंगे वो समस्त कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो जैसे ही हम कार्यपालिका शक्तियों की बात करते हैं तो कार्यपालिका शक्तियों की बात करते हैं तो पहले अपने पास एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 74। कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 की अपन चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अनुच्छेद 53 में अपन ने ये बात की कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं और राष्ट्रपति इस कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो अनुच्छेद 76 में क्या बात कही गई है? अनुच्छेद 76 में ये बात कही गई है कि भारत में प्रधानमंत्री की सलाह के लिए एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। पर राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। ये बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 76 में कही गई है, ठीक है। अब ये मंत्री परिषद होगी, इसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। इस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। और ये जो मंत्री परिषद होगी ये प्रधानमंत्री को किसी भी चीज के लिए या किसी भी कार्य के लिए बोलेगी तो प्रधानमंत्री को इस एडवाइस को मानना क्या होगा? अनिवार्य होगा। वर्तमान संविधान में यह प्रावधान किया गया है भाई मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।
एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और यदि वही चीज दोबारा राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद भेज देती है तो राष्ट्रपति को उस चीज को मानना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो अपन राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के तहत अनुच्छेद 76 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 76 यह कहता है भाई राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है वो सलाह राष्ट्रपति के द्वारा मानना क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, और एक बार इस सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 की। कौन से अनुच्छेद की चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 75 की। अब अनुच्छेद 75 है, ये क्या कहता है भाई, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अब ये नियुक्ति कैसे करेगा, ठीक है, अब इसके तहत अपन देखते हैं, जैसे मान लो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, वर्तमान में कौन है, रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो संसद के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो लोकसभा के चुनाव होने के बाद में राष्ट्रपति की एक सविवेकी शक्तियां, शब्द सुना होगा आपने, तो ये राष्ट्रपति की एक प्रकार की सविवेकी शक्ति की अपन चर्चा कर रहे हैं। वो क्या है, जैसे मान लो लोकसभा के चुनाव हुए, और लोकसभा के चुनाव होने के बाद में जब लोकसभा के चुनाव का परिणाम आता है तो परिणाम आने के बाद में राष्ट्रपति एक बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, बहुमत दल क्या होता है, बहुमत दल का मतलब ये होता है, जैसे लोकसभा में 545 सीटें होती हैं। ठीक है, 545 सीटों में से 2 सीटें राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है, तो बाकी सीटें कितनी रह गई, 543, 543। अब ये 543 जो सीटें हैं, अब 543 सीटों में मैजिक फिगर होता है 272। 272 ये क्या होता है, जादुई आंकड़ा, यानी 272 से अधिक यदि किसी दल ने या किसी राजनीतिक पार्टी ने यदि 272 से अधिक सीटें जीत ली तो राष्ट्रपति क्या करेगा, सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए क्या करेगा, आमंत्रित करेगा। दूसरी कंडीशन ये होती है, जब ये 272 का जादुई आंकड़ा, ये याद रखना है आपको, जादुई आंकड़ा, जादुई आंकड़ा, ये जो 272 का जो जादुई आंकड़ा है ये किसी भी दल को प्राप्त नहीं होता है। जैसे मान लो किसी भी दल को 272 का जादुई आंकड़ा प्राप्त नहीं होता है तो क्या करेंगे, तो 272 का जब जादुई आंकड़ा प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति का सविवेकी अधिकार है कि वह सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, या उससे ये लगे कि सबसे बड़े दल को छोड़कर अन्य दलों को भी वह, या अन्य राजनीतिक दलों को या अन्य गठबंधनों को भी वह सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की एक प्रकार की सविवेकी शक्ति हो गई कि राष्ट्रपति यदि जादुई आंकड़ा प्राप्त नहीं हुआ है किसी भी दल को, तो संसद लोकसभा के किसी भी दल को या किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति संघ जो लोकसभा होती है उस लोकसभा में बहुमत दल के नेता को या बहुमत प्राप्त न करने की स्थिति में अपने सभी विवेक से किसी भी दल को या किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। ठीक है, और वो सरकार बनाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जैसे प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति क्या करता है, विधायक जो संसद का सबसे बड़ा दल है उस दल के नेता को राष्ट्रपति मंत्री के रूप में शपथ दिलवाता है,
शपथ दिलवाता है। किसके रूप में दिलवाता है? मंत्री के रूप में। ध्यान रखना, भारतीय संविधान में कहीं पर भी प्रधानमंत्री पद की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी लोकसभा में अपने दल के नेता के रूप में मंत्री की शपथ दिलाता है, न कि प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसी भी एक दल के नेता को मंत्री पद की शपथ दिलाता है और वह पद प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। अब इसको शपथ दिलवाने के बाद में प्रधानमंत्री को शपथ दिला दी, ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 74 के तहत। अब प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाने के बाद में क्या करता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों को शपथ दिलवाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जैसे मान लो प्रधानमंत्री को शपथ दिला दी, तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने के बाद में प्रधानमंत्री जिन जिन लोगों की अनुशंसा करेगा उन सभी लोगों को राष्ट्रपति क्या दिलवाता है? शपथ दिलवाता है। एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति हमेशा प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं दिलवाता, सिर्फ मंत्री पद की शपथ दिलवाता है। ठीक है, उसके बाद में जब प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की राष्ट्रपति के पास में मंत्री पद के लिए अनुशंसा करता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है, न कि विभागों का बंटवारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नहीं किया जाता। विभागों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। जैसे आपको पता होगा, राजस्थान विधानसभा में पिछले साल 2018 में चुनाव हुए थे, तो 2018 में चुनाव होने के बाद में जब शपथ दिलाई गई थी तो पहले उनको मंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी सभी को। बाद में विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था और वो शपथ दिलाने के बाद में किया गया था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मंत्री पद के रूप में इनको शपथ दिलाई जाती है और इनके विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ये चीज़ अनुच्छेद 75 के तहत आपको पता है। ठीक है, ये संघीय कार्यपालिका शक्ति के तहत आती है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है। ये जो महान्यायवादी होता है ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, और जब राज्यों में महाधिवक्ता होता है वो संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत होता है। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत कौन होता है? महाधिवक्ता। अब ये जो अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, ये नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। और ठीक है, इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, तथा ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है, प्रसाद पर्यंत कौन कार्य करेगा? महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर और किस किस की नियुक्ति करता है? कैग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अब ये जो कैग है इसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा और शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, लेकिन ये कभी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करेगा ये। इसको उठाने का अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। ठीक है,
इसके अलावा राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपालों की। जो अपने 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में जितने भी राज्यपाल हैं, उन राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपालों की नियुक्ति जब राष्ट्रपति करता है तो वो किसकी सलाह से करता है? मंत्री परिषद की सलाह से करता है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, जैसे दिल्ली, पांडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये जो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, क्या होते हैं इनमें? उपराज्यपाल। इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और बाकी जो केंद्र प्रशासित प्रदेश होते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, प्रशासक होते हैं। क्या होते हैं? प्रशासक। और इन प्रशासकों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये जो राज्यपाल हैं ये प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलवाता है। ठीक है, केग को शपथ कौन दिलाएगा? केग को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। लेकिन केग कभी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं उपराज्यपाल। उपराज्यपाल कहां कहां के? दिल्ली का, पांडुचेरी का और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उपराज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होने के पश्चात वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो अपन ने इस चीज को यहाँ पे देखा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत संघ की ये राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसको मंत्री के रूप में शपथ दिलाता है, फिर उसके अनुशंसा के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, लेकिन उनको विभागों का आवंटन कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, न कि राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद में अपन एक नया अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 77। कौन सा अनुच्छेद देखते हैं? अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 क्या करता है? अनुच्छेद 77 में यह कहा गया है भाई राष्ट्रपति जो है वो मंत्रियों के कार्य आवंटन संबंधित नियम बनाने का कार्य करता है। कौन से नियम? कार्य आवंटन संबंधित नियम। मंत्रियों के कार्य आवंटन संबंधी नियम बनाता है। अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति मंत्रियों के कार्य आवंटन संबंधी नियमों का निर्माण करता है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत अपन बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में कुछ से टर्म्स होते हैं, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें 3 बातें कही गई है। ठीक है, पहली बात शासन व्यवस्था के संबंध में, शासन व्यवस्था के संबंध में। दूसरी बात विधि निर्माण के संबंध में, विधि निर्माण के संबंध में। और तीसरी बात मंत्री परिषद के समक्ष चर्चा के संबंध में, मंत्री परिषद के समक्ष चर्चा के संबंध में, चर्चा के संबंध में। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 78 है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में हमें इस प्रकार के अवगत कराता है कि भारत के राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के मध्य जिस प्रकार शासन व्यवस्था के बारे में किस प्रकार से क्या होता है उसके बारे में बताता है कि भारत की शासन व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। इस बात को जानने का अधिकार राष्ट्रपति को है और वह प्रधानमंत्री से भारत की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी ले सकता है। दूसरी बात, वह विधि निर्माण से संबंधित यानी कानून बनाने तथा कानूनों को लागू करने से संबंधित या कभी किसी नए कानून की आवश्यकता पड़ जाती है तो कानून बनाने का कार्य कौन करता है? संसद करता है। ठीक है, और संसद में लोकसभा होती है, वो लोकसभा का बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो विधि निर्माण से संबंधित जो भी कार्य किए जाएंगे उनकी जानकारी किसको देता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है, या राष्ट्रपति ये जानकारी प्रधानमंत्री से
मांग सकता है। तीसरी बात, कोई भी जैसे मान लो किसी भी प्रकार का विषय हो या कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो या अन्य कोई भी मामला हो, उस मामले से संबंधित चर्चा मंत्रिपरिषद में कराने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बोल सकता है कि आप इस मामले में मंत्रिपरिषद के समक्ष इसकी चर्चा करवाइए। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 जो है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य जो कनेक्शन है या जो जिन चीज़ों के बीच में जिन बातों का आदान प्रदान होता है या जो सूचना या जो सामग्री मांगी जाती है, उसका उल्लेख भारतीय संविधान का आर्टिकल 78 करता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के कार्यपालिका शक्तियों के तहत राष्ट्रपति की अपने चर्चा की। इसमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आज अपन ने देखा कि भारतीय संविधान में जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और ये बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 77 में लिखी हुई भी है। भाई संघ के जो भी कार्य किए जाएंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 53 ये डिफाइन करता है भाई संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करेगा। मैंने आपको अधीनस्थ अधिकारियों के बारे में बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति को सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्य कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उनको शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और एक बात बताऊं, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को हटाने का अधिकार किसको होता है? प्रधानमंत्री को होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी मंत्री को हटाने की अनुशंसा कर सकता है और राष्ट्रपति के द्वारा उस मंत्री को पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, ये बात भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कही गई है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है जो देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, इस महान्यायवादी की नियुक्ति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है। महान्यायवादी को शपथ दिलाने का कार्य किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा केग जो होता है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होता है अनुच्छेद 148 के तहत। इसके बारे में अपन विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 148 के तहत केग की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ये नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही होती है। लेकिन कभी भी केग है ना वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है, केग नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, क्या ये कथन सत्य है? तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये कथन बिल्कुल असत्य है। केग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता। दो शब्द होते हैं, एक तो प्रसाद पर्यंत और एक सविवेक। इन दोनों में अंतर समझना आप। एक तो होता है प्रसाद पर्यंत और एक होता है सविवेक। सविवेक का मतलब तो ये होता है राष्ट्रपति किसी की अनुशंसा के बगैर अपने विवेक से ही कोई डिसीजन लेता है। जैसे मान लो लोकसभा चुनाव होने के बाद में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ये उसका क्या है? सविवेक है। लेकिन यदि राज्यपाल की नियुक्ति कर दी राष्ट्रपति के द्वारा और उस राज्यपाल को हटाना है तो आपको पता है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। उस प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है भाई राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर ही राज्यपाल को हटाएगा, अपने विवेक से नहीं हटाएगा। उसको पहले कहाँ से परमिशन लेनी होगी? मंत्रिपरिषद से। मंत्रिपरिषद यदि कहेगी तो ही राष्ट्रपति उसको हटा पाएगा, वरना नहीं हटा सकता। इन दोनों में ये डिफरेंट है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में अपने चर्चा की। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई आप मेरे को बता सकते हो कमेंट के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा अपन आगे राष्ट्रपति के बारे में, अभी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की अन्य व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ, अनेक प्रकार की शक्तियों के बारे में अपन आगे की क्लासों में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस कोरोना महामारी के काल में आप सभी से मेरी यही विनती है कि आप अधिक से अधिक समय तक अपनी किताबों में खोए रहिए, क्योंकि ऐसा समय जो है वो
इस समय आपको न तो कोई डिस्टर्ब करने वाला है, घर पे आराम से अच्छे तरीके से आप पढ़ो कंटिन्यू। कोई भी चीज़ यदि आपके समझ में नहीं आती है तो आप टीचर से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। बाकी अपन पॉलिटी से संबंधित और अनेक विषयों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने 3 चीज़ें आपको पढ़ाई, 3 वीडियो कंटिन्यू राष्ट्रपति के बारे में, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को लेकर एक बार मैं आपके समक्ष आऊँगा कि पिछले एग्जामों में से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या क्वेश्चन जो आए हैं वो अपने पढ़ाए हुए में से हैं या नहीं हैं, या आगे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपना जो एग्जाम ओरिएंटेड अपन जो इसे पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से होगा या नहीं होगा। एक चीज़ याद रखना, हमेशा लोग पूछते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा कोरोना की वजह से, वो नहीं होगा। तो सभी परीक्षाएं आयोजित होंगी, पटवार के आपके फॉर्म भर दिए गए हैं, राजस्थान पुलिस की आपकी एग्ज़ाम होगी, उसके अलावा ग्राम सेवक की वैकेंसी 2200-2300 पोस्टों पे आ रही हैं। इसके अलावा जेएन का कल विज्ञापन आ गया, टीआरए की वैकेंसी आ रही है 124 पदों पर, ठीक है। तो वैकेंसियाँ राजस्थान में खूब हैं, लेकिन आपको कंटिन्यूटी आपकी मेहनत पर जोर देना होगा और कंटिन्यू आप अपनी मेहनत करते रहिए। जो भी चीज़ नहीं है आप एक बार अपने नोट से पढ़िए, उसके बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कीजिए। उसके बाद में आपको यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप टीचर्स को पूछ सकते हो। मेरा तो यही कहना है कि आप कंटिन्यू कम से कम 6, 7, 8 घंटे की स्टडी तो डेली की होनी चाहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर।